इंडिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम भारतीयों की जान के लिए, क्योंकि भारत के 100 किलोमीटर नीचे छिपा हुआ है एक ऐसा खतरा जो किसी भी समय 30 करोड़ भारतीयों की जान ले सकता है। और ये कहना है दुनिया भर के वैज्ञानिकों का, जिनके मुताबिक भारत के ये इलाके जल्द ही इंडियन कॉन्टिनेंट में आने वाले ऑलमोस्ट 9 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक से तबाह होने वाले हैं। लोगों के घर, स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग, सब कुछ। और ये भारी तबाही का मंजर जुड़ा हुआ है हिमालय के पर्वतों से। और ये सब कुछ अभी शुरू नहीं हुआ है, ये लास्ट वार्निंग है। तो अगर हमें अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा कर रखना है, सेफ रखना है, तो हमें बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर क्या है ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। आखिर कैसे आप खुद को और अपनी फैमिली को इस खतरे से बचा सकते हो, और आखिर क्या है इंडिया की वो सबसे बड़ी कमजोरी जिसकी वजह से ये भूकंप इंडिया के पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर सकता है। और सबसे जरूरी सवाल कि जब ऐसा होगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हिमालय पर्वत का बनना धरती की दो बड़ी प्लेट्स, इंडियन और टिबेटियन प्लेट्स के टकराने का नतीजा है। ये दोनों प्लेट्स हर साल कुछ मिलीमीटर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। धीरे धीरे इनका दबाव बढ़ता है और ये हमेशा बढ़ता ही जाता है। फिर जब ये प्रेशर अपनी एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो जमीन में क्रैक्स आते हैं, और इन क्रैक्स और वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होता है एक अर्थक्वेक। वैसे तो ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन जब बात हिमालय की आती है तो इसका स्केल और मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा डरावना बन जाता है। दोस्तों, पिछले 70 सालों से हिमालय के नीचे की जमीन बहुत ज्यादा शांत है। इतने सालों में यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप भी नहीं आया। लेकिन ये जो खामोशी है ना, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये एक ऐसे इनविजिबल प्रेशर की निशानी है जो लगातार धरती के नीचे बढ़ रहा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन प्लेट हर सेंचुरी में, मतलब हर 100 साल में 2 मीटर टिबेटियन प्लेट के नीचे धंसती है। लेकिन ये मूवमेंट हर जगह बराबर नहीं होता। कई जगहों पर ऐसा होता है कि प्लेट्स धंसने की बजाय फंस जाती है, लेकिन उस पर लगातार प्रेशर पड़ रहा होता है, तो ये एक टेंशन क्रिएट करता है। और जब धीरे धीरे ये टेंशन बिल्डअप होता रहता है तो ठीक वैसे ही जैसे किसी धागे को लिमिट से ज्यादा खींचो तो वो टूट जाता है ना एक झटके से, वैसे ही ये टेंशन एक झटके में रिलीज होता है एक भूकंप, एक अर्थक्वेक के रूप में। 2015 में नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसने करीब 9000 लोगों की जान ली थी। लेकिन ये केवल एक वार्निंग थी। अब जो अर्थक्वेक इंडियन कॉन्टिनेंट में आने की संभावनाएं हैं उसका मैग्नीट्यूड 8.2 से लेकर 9 रिक्टर स्केल तक होने की पॉसिबिलिटी है। ये एक इतना पावरफुल डिजास्टर साबित हो सकता है जिसका असर केवल एक शहर या एक स्टेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इसकी चपेट में आएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, पंजाब, ये सारे इलाके इस इनविजिबल खतरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। करोड़ों लोग, हजारों शहर, ब्रिजेस, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी जमीन पर खड़ा है जो कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। और बस एक दिन ऐसा आएगा जब अचानक विदाउट एनी वार्निंग सब कुछ बदल जाएगा। नॉर्थ इंडिया में अभी तक जो भी छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं वो बस इस बड़े प्रेशर के ट्रेलर जैसे हैं। मेन टेंशन जो कि सालों से यहाँ इस जमीन के नीचे इकट्ठा हो रहा है ना, उसका अभी 1% भी रिलीज नहीं हुआ है। दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वो खुद साइस्मिक जोन 4 में आती है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है, या कहें तो जो मैग्नीट्यूड होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन खतरा केवल अर्थक्वेक से नहीं है, वो तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में आ ही रहे हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ स्पेशल है जो इस खतरे को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। कुछ हिंट्स देता हूं, जैसे कि पुअर प्रिपरेशन, करप्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस और वीक स्ट्रक्चर्स। ये वो सारी चीजें हैं जिन पर हम अपनी जिंदगी यहाँ टिका कर बैठे हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारे साइंस में इतना एडवांस होने का, इतने सारे वैज्ञानिकों के होने का, इतनी सारी एजेंसीज के होने का जो इन सब चीजों पर नजर रखती है, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखती है, उनके होने का हमें क्या फायदा मिलेगा? I mean, भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर को रोका तो जा ही नहीं सकता, तो फिर आखिर इंडियंस कर क्या सकते हैं?
धरती के अंदर ये जो ताकतें काम कर रही हैं, इन्हें ना आप देख सकते हो और ना ही इन्हें रोक सकते हो। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होने वाली ये मूवमेंट कही जाती है हिमालयन टेक्टोनिक कोलिजन, और ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में से एक है। इंडियन प्लेट का टिबेटियन प्लेट्स के नीचे धंसना कोई सिंपल या स्मूथ प्रोसेस नहीं है। यहाँ जो भी प्रोसेस होती है उसमें पैदा होने वाले फ्रिक्शन की वजह से लगातार मैसिव टेंशन बिल्ट होता है। साइंटिस्ट इसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब किसी रबर बैंड को एक लिमिट से ज्यादा जब स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो फिर उस पैदा होने वाले टेंशन की वजह से वो रबर टूट जाती है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हो सकता है द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के दौरान। बिकॉज साइस्मिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हिमालयाज में हर कुछ सेंचुरीज में एक ग्रेट अर्थक्वेक आता ही आता है। 1505 में नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था ना, उसने बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाई थी। पूरे के पूरे शहर एक झटके में मिट गए थे और करीब 500 साल बाद वही एनर्जी फिर से इकट्ठी हो चुकी है जमीन के नीचे। और अब इस बार खतरा केवल नेपाल पर नहीं बल्कि इंडिया पर भी है। एंड लेट मी टेल यू, 8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कोई छोटी बात नहीं है। ये इतना डेंजरस हो सकता है कि यू कांट इवन इमेजिन। और जब किसी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 8.5 होती है तो जमीन की पूरी लेयर एक साथ फिसलती है। ये भूकंप उतनी एनर्जी छोड़ सकता है जितनी 32,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक साथ ब्लास्ट होने पर पैदा होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि अगर वाकई में 8 पॉइंट से ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इंडिया में आता है तो फिर पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इसके लपेटे में आएगा। तो नॉर्थ इंडिया में जो तबाही मचेगी ना, वो किसी युद्ध से कम नहीं होगी। और हो सकता है उस तबाही को देखने के लिए ज्यादातर लोग जिंदा भी ना बचें। जियोलॉजिकल सर्वे और इंडिया साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जीपीएस सर्वेज ये बताते हैं कि दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक की पूरी बेल्ट, खासकर गंगा प्लेन्स, एक साइस्मिक गैप में फंसे हुए हैं। साइस्मिक गैप एक ऐसा इलाका होता है जहां पर लंबे समय से भूकंप नहीं आया होता, लेकिन जमीन के अंदर ही अंदर इसमें लगातार स्ट्रेस बिल्ट हो रहा होता है। और इसी गैप की वजह से आने वाला जो अर्थक्वेक होता है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत डेंजरस होती है। और यहाँ पर खतरा केवल जमीन हिलने का नहीं है। हिमालय में बढ़ती हुई ग्लेशियर लेक्स, जिन्हें ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, ये भूकंप से ट्रिगर्ड हो जाएंगी। एक शक्तिशाली अर्थक्वेक का झटका और ये सभी झीलें फट जाएंगी, जिसकी वजह से आएगी एक बहुत बड़े लेवल की बाढ़, यानी दोहरी तबाही। पहले एक भूकंप का विशाल झटका और उसके बाद एक भयानक बाढ़। दिल्ली एनसीआर पर किए गए एक नए साइस्मिक सिमुलेशन से यह पता चला कि अगर 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर आता है तो अकेली दिल्ली में ही 5 लाख से ज्यादा बिल्डिंग गिरेंगी, जिनमें करोड़ों लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं। मुंबई और कोलकाता जैसे शहर में भी हाई रिस्क है, क्योंकि इन शहरों की फाउंडेशन भी बहुत पुरानी हो चुकी है। इन इलाकों में और इन शहरों में बहुत सारी तो कहें ऑलमोस्ट वो बिल्डिंग्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन उस समय किया गया था जब साइस्मिक बिल्डिंग नॉर्म्स का ठीक से पालन भी नहीं किया जाता था, और शायद कहें तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने अर्थक्वेक सेफ कंस्ट्रक्शन के लिए गाइडलाइन तो बनाई है इंडिया में, लेकिन 2019 के एक ऑडिट में एक काला सच सामने आया कि भारत के 70% क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्कूल, अस्पताल, बड़े बड़े ब्रिज, ओवर ब्रिज और साथ ही बड़े बड़े सरकारी परिसर, मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो साइस्मिक सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से बने ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा भूकंप का झटका आता है तो सबसे पहले यही बिल्डिंग्स और ये जो ब्रिज है ना, ये ढेर हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे नेपाल अर्थक्वेक के दौरान हजारों स्कूल्स और अस्पताल मलबे में तब्दील हो गए थे। हालांकि छोटे शहर जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती, छोटे छोटे टाउन्स, वहां के लोग फिर भी थोड़े से सेफ है। लेकिन जो छोटे छोटे टाउन्स पहाड़ों के आसपास बसे हुए हैं, धर्मशाला, देहरादून, ईटानगर जैसे कस्बे और पहाड़ी गांव, जिनमें कई घर तो पहाड़ों के पत्थरों के सहारे ही टिके हुए हैं, तो इमेजिन करो जब यहाँ पर भूकंप आएगा और ये पहाड़ फिसल कर नीचे आएगा तो यहाँ पर रहने वाले लोग और उनके घरों का क्या हाल होगा। और सबसे ज्यादा डराने देने वाली बात यह है कि इतना रिसर्च होने के बाद भी अभी एग्जैक्ट डेट या फिर टाइम नहीं बताया जा सकता इस ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का, बिकॉज जियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं। लेकिन जब इनका इम्पैक्ट होता है ना, वो एक झटके में होता है। तब ना कोई सायरन बजता है, ना कोई वार्निंग साइन होता है, कुछ नहीं होती है तो सीधे तबाही। और इस तबाही में 4 चांद लगा सकती है इंडिया की अनप्रिपेयर्डनेस।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब NDMA की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 65% क्रिटिकल हॉस्पिटल्स के स्ट्रक्चर्स और 70% बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो साइस्मिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। मतलब यहाँ पर साइस्मिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जीरो हैं। इसका मतलब जब भी कोई आपदा आएगी ना तो ये जो शिक्षा के और इलाज के जो स्तंभ हैं यही सबसे पहले गिर जाएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। 2001 में गुजरात भुज में एक भूकंप आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का और उसने इस सच्चाई को पूरे देश के सामने लाकर रखा था। वहां पर जो भी डेमोलिश्ड हुए थे स्ट्रक्चर उनमें से 80% साइस्मिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं करते थे। इसीलिए पहले झटके में ही बिल्डिंग्स भी गिरी और हजारों लोग मारे भी गए। लेकिन अब 24 साल बीत चुके हैं और वही लापरवाही भारत के अधिकतर शहरों में अभी भी देखी जा सकती है। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, हमारी तो अर्बन प्लानिंग ही बहुत खराब है जो किसी भी डिजास्टर के खतरे को कई गुना बढ़ा रही है। दिल्ली, गुवाहाटी, देहरादून जैसे बड़े शहरों अनकंट्रोल्ड अर्बन स्ट्रक्चर्स ने सिस्मिक वल्नरेबिलिटी को और खतरनाक बना दिया है। सकरी गलियां, इलीगल कंस्ट्रक्शन, भीड़ से भरी हुई कॉलोनीज इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग नामुमकिन सा बना देती हैं। मतलब समझे, जब जमीन फटेगी ना तब इमारतों से बचना तो बहुत दूर की बात है, मलबे में फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाना या उन तक मदद पहुंचा पाना तक एक नाइटमेयर बन जाएगा। तो सवाल ये कि गौरव भाई क्या हम पूरी तरह से हेल्पलेस हैं? तो जवाब है नहीं। हाँ, ये बात सच है कि भारत डेंजरसली अंडर प्रिपेयर्ड है। अगर जापान से इंडिया को कंपेयर करें तो वो एक ऐसा देश है जहां पर साल भर में दर्जनों भूकंप आते हैं और वहां के लोग साइस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, रेगुलर मास ड्रिल और इमरजेंसी एक्शन प्लान्स को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना चुके हैं। तो वहां पर प्राइमरी स्कूल का छोटा बच्चा भी जानता है कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ इंडिया में जो इमरजेंसी अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं वो केवल नाम मात्र के लिए होते हैं। इमरजेंसी ड्रिल्स भी गिने चुने इलाकों में की जाती है और सरकारी अफसर इन सब कामों को कितना सीरियसली करते होंगे ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी गंभीर खामियां हैं। हर दिन नई बिल्डिंग्स बन रही हैं कमजोर नींवों पर, लापरवाह एटीट्यूड के साथ, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म के साथ। इस ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म के साथ कि भैया हमारे साथ बुरा कुछ नहीं होगा। और यही ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भारतीयों के लिए भूकंप के टाइम सबसे बड़ा कातिल साबित होने वाला है। तो अब टाइम है जागने का और तैयारियां शुरू करने का। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब एक झटके में करोड़ों लोग इतिहास बनकर रह जाएंगे। भारत का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पानी की पाइपलाइंस, बिजली के ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क भूकंप के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और जिन सड़कों से लोगों के पास राहत पहुंचानी होगी सबसे पहले तो वो सड़कें ही कोलैप्स हो जाएंगी। दूर दराज के गांव आइसोलेट हो चुके होंगे, ब्रिज गिर चुके होंगे। असली हॉरर तब शुरू होगा जब बेघर हो चुके लोग शेल्टर की तलाश कर रहे होंगे। साफ पानी के सोर्सेज उन्हें नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलेंगे और एक एपिडेमिक के फैलने का खतरा आसमान छू रहा होगा। भूखमरी और प्यास से अफरा तफरी मच जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा और केवल भूकंप आने से बिल्डिंग्स नहीं टूटेंगी, हमारे समाज का बेसिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और इसी अफरा तफरी के बीच हमारे भारत में मौजूद कुछ ऐसे लोग भी इस चीज का फायदा उठाएंगे जो चाहते ही हैं कि देश का बेड़ा गर्क हो जाए। खैर इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है। फिलहाल हम अगर भूकंप की बात करें तो ये जो मैंने आपको तबाही का मंजर इमेजिन करवाया ना, इसकी जानकारी सरकार को पहले से है। बिकॉज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगर ऐसा भूकंप आता है तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके रखी है। उन्हें मालूम है कि 48 घंटे में 5 से 10 लाख लोगों के मारे जाने का खतरा है और असली क्राइसिस उसके बाद शुरू होगा बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल विल बी होमलेस आफ्टर दिस डिजास्टर। लोग महीनों तक रिफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे और जो ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइजेस की गई हैं उन्होंने इस बात को साबित कर दिया गया है कि इतने मास स्केल पर रेस्क्यू करना, इतने बड़े डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होना अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल जैसा ही है बिकॉज हम लॉजिस्टिकली भी रेडी नहीं है और ना ही ऑर्गेनाइजेशनली। तो अब ना इसे रोका जा सकता है इस तबाही को, ना ही हम प्रिपेयर हैं, सिस्टम हमारा एकदम जर्जर है। तो अब किया क्या जाए? इस तबाही के डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आज पूरी सीरियसनेस के साथ एक्शन ले लिए जाएं, जिसमें सबसे पहला कदम है रेट्रोफिटिंग।
अब सरकार को इस चीज को करने के लिए आईआईटी और देश के टॉप आर्किटेक्चर या फिर कहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, उनके एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक नेशनल रेट्रोफिटिंग प्लान, एक मिशन बनाना पड़ेगा। और इस मिशन का उद्देश्य होगा देश भर की पुरानी बिल्डिंग्स को साइस्मिक रेजिस्टेंट बनाना या उन बिल्डिंग्स को खुद ही गिरा देना जो कि अनसेफ है। यहाँ पर एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत पड़ेगी जो कि बिना करप्शन के पूरी ईमानदारी से किया जाए। दूसरा एक्शन है मास ड्रिल एंड पब्लिक ट्रेनिंग। हर घर, हर स्कूल, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर नेबरहुड में लगातार सिस्टमैटिक तरीके से अर्थक्वेक प्रिपरेशन की ड्रिल्स करानी चाहिए, प्रिपरेशन करानी चाहिए। आम जन को पता होना चाहिए कि ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्हें कैसे बिहेव करना है, क्या एक्शंस लेने हैं। इससे लोग घबराएंगे नहीं और जो जान माल की हानि होगी वो बहुत कम की जा सकती है। एंड द थर्ड स्टेप इज द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स। मतलब वो बिल्डिंग्स जो बनने वाली हैं या जो बन चुकी हैं जो सिस्मिक सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती, या तो उन्हें रेट्रोफिट कराया जाए या फिर उन्हें डेमोलिश कराया जाए। उन जगहों को खाली कराया जाए, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो, उनकी बिल्डिंग्स हो या फिर हो कोई प्राइवेट अपार्टमेंट। फोर्थ स्टेप इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखो, माना कि भूकंप का एग्जैक्ट टाइम डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन साइंस हमारा इतना पिछड़ा भी नहीं है कि उसे बिल्कुल ही कुछ भी ना पता हो। तो एटलीस्ट हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो हमको थोड़ा पहले बता सके कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, सो दैट कि लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। और आज के जमाने में जब इतनी तेज इंटरनेट है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई स्क्रीन में ही घुसा रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन स्पीड से स्प्रेड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इससे पहले कि देर हो जाए और पूरा नेटवर्क का सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, लोगों को पता ही ना चले कि क्या हुआ और क्या हो चुका। और इसके लिए इंडिया को शायद हेल्प लेनी होगी जापान से, या फिर जापान जैसी टेक्नोलॉजीज को इंडिया में इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसे सेंसर्स को सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय करना होगा जो कि आने वाले थ्रेट के बारे में, भूकंप के बारे में इंफॉर्मेशन समय रहते दे सकें। एंड सबसे लास्ट स्टेप है माइंड सेट शिफ्ट। इंडिया के लोगों को, गवर्नमेंट्स को, मतलब सबको ये बात माननी पड़ेगी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, ये दूसरी देशों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे यहाँ भी जरूरी है। जब आएगा तब देखेंगे, जब होगा तब कर लेंगे प्रिपरेशन, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। ये जो हमारी सोच है ना, यही सारी गड़बड़ की शुरुआत होती है। ना ऑफिसर्स ईमानदारी करते चेकिंग में, नॉर्म्स को फॉलो करवाने में, कि अपने यहाँ थोड़ी अर्थक्वेक आते हैं, चलने दो, घोटाला धांधली। ना बिल्डर्स किसी चीज़ को सीरियसली लेते हैं, ना मकान खरीदने वाले लोग इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। ना मालूम है कुछ नहीं होने वाला, बट ऐसा नहीं है। जब कुछ होगा तब यही लोग रोएंगे, यही लोग बिल्डिंगों के नीचे दबेंगे। तो प्रिपरेशन में विश्वास रखना चाहिए अब इंडिया के लोगों को, किस्मत पे नहीं। क्योंकि वार्निंग तो नेचर दे चुकी है, साइंटिस्टों को मालूम है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ उसके होने से पहले इंडिया वाले कुछ बड़ा करके दिखा दें। एनीवेज, हिमालय अपनी वार्निंग दे चुका है, साइंटिस्ट्स को वो अलर्ट कर चुका है। अब हमारी बारी है खतरे के बारे में उसके अलर्ट्स को सुनने की और एक्शन लेने की और कुछ बड़ा करके दिखाने की। क्योंकि अब केवल बात करने का या सोचने समझने का वक्त नहीं बचा है, अब वक्त है एक्शन का। एंड यू नो व्हाट आई मीन।